यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अमन, कोमल, मोहम्मद, इतिशा, नमन, खुशी, दृष्टि, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साक्षी, गुड मॉर्निंग। कपिल, गुड मॉर्निंग। जो कल पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में हम आगे पढ़ना चालू कर देंगे। तो चलिए, मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद में हम आगे पढ़ना चालू कर देंगे। कल हमने पढ़ा था, पेपर नंबर 4 स्टार्ट किया था। 100 मार्क का पेपर है आपका। इनकम टैक्स 60 मार्क का जो हम पढ़ने वाले हैं। जीएसटी आपका 40 मार्क्स का रहता है। 100 मार्क के पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो वाले, ठीक है। उसमें 18 मार्क्स है वो इनकम टैक्स से रहेगा और 12 मार्क्स है वो आपका जीएसटी से रहेगा। उसके बाद में जो आपका सेगमेंट डिस्क्रिप्टिव वाला रहेगा, डिस्क्रिप्टिव में 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए इनकम टैक्स, पार्ट बी जीएसटी। पार्ट ए में टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 3 करने पड़ते हैं। पहला मैंडेटरी रहता है और ये जो 3 है उसमें से आप एनी 2 है वो आप अटेंड करेंगे, तो आपके ऐसे 42 मार्क्स यहां पे होंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को आगे लेके जाना है। उसके लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक चाहिए पावर, एक चाहिए पैसा। पावर कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकती है ऑन ऑल इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट लिस्ट है वो पावर देती है एंट्री नंबर 46 के थ्रू कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स ले सकती है एग्रीकल्चर इनकम पे, बट अभी कोई लेती नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया पैसा कहां से आता है। 3 जगह से आता है। गवर्नमेंट खुद के बिजनेसेस करती है, बाद में गवर्नमेंट अपने पेरेंट्स से मांगती है, और उसके बाद में भी नहीं होता तो लोन लेती है। अपने पेरेंट्स से मीन्स आपसे गवर्नमेंट जो पैसा मांगती है वो कौन से फॉर्म में मांगती है? टैक्सेस के फॉर्म में मांगती है। 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स करके, ठीक है। हम डायरेक्ट टैक्स यहां पे पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स का आपको समझने के लिए, डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज होने के लिए आपको 3 चीजों का नॉलेज होना बड़ा ही जरूरी है। एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये मेन है, ये विराट कोहली है इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है। उसके बाद में इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये तुम्हारा वाइस कैप्टन है। और बाकी ये जो फाइनेंस एक्ट 2021 है, ये क्या होता है कि हर साल जो अमेंडमेंट आते हैं वो हमेशा फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। तो फाइनेंस एक्ट है वो आपके इस साल के जो अमेंडमेंट जितने भी टैक्स लॉ में होते हैं वो सब यहां से आते हैं। अब एक चीज समझना कि सर हम इनकम टैक्स में करने वाले क्या है, हम इनकम टैक्स में सीखने वाले क्या है? दर्शन, अनिश, हम जो इनकम टैक्स में क्या करेंगे, हम इनकम टैक्स में किसी भी पर्सन की टोटल इनकम निकालेंगे और उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे टोटल इनकम? सबसे पहले उस पर्सन का नाम लिख लीजिए, दैट इज नेम ऑफ द पर्सन। प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। आप सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम। कैसे निकालेंगे? 5 घर होते हैं, 5 हेड होते हैं, ठीक है। 5 हेड में इनकम है वो अलग अलग जाती है। एक तुम्हारा सैलरी हेड है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद अदर सोर्सेज। ये जो टोटल इनकम होती है इसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ये जो 5 हेड की टोटल होती है उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो लेस कर देंगे, आपको मिल जाएगा यहां पे नेट टैक्सेबल इनकम। और ये नेट टैक्सेबल इनकम आती है ना, जिसको हम टोटल इनकम बोलेंगे, इस पे आपको टैक्स भरना है। कैसे भरना है आज अपन सीखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962 और उसके साथ में फाइनेंस एक्ट 2021। हमारे इनकम टैक्स में ईयर 2 तरह के होते हैं। नॉर्मली जो ईयर है, एक तो कैलेंडर ईयर होता है, उसका हमारे यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है। दूसरा तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक कंप्लीट होता है। फाइनेंशियल ईयर में 2 तरह के ईयर हमारे लिए कंसिडर करेंगे, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं।
प्रीवियस ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं। जैसे अपना प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो आज जो ये 21-22 चल रहा है, इस ईयर में हम इनकम को क्या करेंगे, अर्न करेंगे, और उस पे जो टैक्स है वो अगले ईयर में भरेंगे, दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23। तो मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 2021 में जो इनकम कमाएंगे उस पे असेसमेंट ईयर 22-23 में उस पे टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक बात समझना, असेसी कौन होता है, तो बार बार आएगा असेसी। असेसी का मतलब होता है पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन इनकम टैक्स। अगर कोई भी टैक्स भरना किसको बनता है, या फिर कोई भी उसको पेनल्टी भरनी है या कोई फीस वगैरह भरनी है, उसको अपन असेसी बोलेंगे। लेकिन असेसी जो है वो पर्सन असेसी बन जाता है। अब एक बात समझना, पर्सन में कौन आते हैं, यहां पे 7 लोग हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। एक इंडिविजुअल, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर एक बात बताइए, इंडिविजुअल कौन होता है, एक ह्यूमन बीइंग है वो इंडिविजुअल होता है, मेल फीमेल है वो दोनों इंडिविजुअल में आते हैं। उसके बाद में एचयूएफ कौन होता है, कि भैया एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो हिंदू लॉ के हिसाब से होती है वो तुम्हारे एचयूएफ की कैटेगरी में आती है। कंपनी में कोई भी कंपनी वगैरह जो है वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, वो सब कंपनी की डेफिनेशन में आ जाती है। जहां लास्ट में लिमिटेड लिखा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड है, वो कंपनी है। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म में हमेशा एलएलपी इंक्लूड होगी। ये हमेशा ध्यान रखना, इनकम टैक्स में जहां जहां पार्टनरशिप फर्म वर्ड आएगा वहां वहां पे हमेशा आपकी जो एलएलपी है वो भी इंक्लूड होती है। एओपी बीओआई क्या होते हैं कि कुछ लोग आपस में मिलकर कुछ ना कुछ कॉमन पर्पस के लिए कुछ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एओपी बीओआई। एग्जांपल के लिए मैंने जैसे आपको बताया जॉइंट वेंचर। एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखो एओपी में कोई भी मेंबर बन सकता है, कोई कंपनी भी मेंबर बन सकती है, लेकिन बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल लोग हैं वही मेंबर बनते हैं। एग्जांपल के लिए जो क्लब्स वगैरह होते हैं, जैसे मान लो हम 50 लोग हैं, हमने एक क्लब बना दिया, तो वो क्या बनेगा, बीओआई बनेगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हम आगे हर जगह इसका जब नाम आएगा तो एक साथ ही नाम यूज होता है, एओपी बीओआई। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी किसको बोलते हैं, जैसे बीएमसी है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, उसको हम लोकल अथॉरिटी बोलेंगे। और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन किसको बोलते हैं, कि जो कहीं पे नहीं आता करके, ठीक है, वो यहां पे आ जाएगा। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, वो ऊपर कहीं पे नहीं आती, वो यहां पे आएगी। या जो मंदिर मस्जिद वगैरह है वो ऊपर कहीं पे नहीं आते, तो वो यहां पे आ जाएंगे। जो भगवान के मंदिर वगैरह है उसको अपन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बोलेंगे। उसके बाद में सर हमने 2 चीजें और पढ़ी थी, एक असेसमेंट ईयर होता है, एक प्रीवियस ईयर होता है। पहली चीज तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, कि जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो वो प्रीवियस ईयर है। देखो प्रीवियस ईयर भी नॉर्मली 12 महीने का होता है, जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ केसेस में प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है। कब, जब आपका बिजनेस उसी साल चालू हुआ है। सपोज योर बिजनेस इज स्टार्टेड इन बिटवीन द ईयर, आपका मान लो 15 अगस्त को बिजनेस चालू हुआ, तो 15 अगस्त से आपका प्रीवियस ईयर चालू होगा, 31 मार्च तक रहेगा। असेसमेंट ईयर कौन सा रहता है, प्रीवियस ईयर के बाद वाला 12 महीने का पीरियड है वो असेसमेंट ईयर रहता है। और असेसमेंट ईयर में आप क्या करते हो, टैक्स पे करते हो। जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई होती है उस पर असेसमेंट ईयर में जाके हम टैक्स है वो टैक्स पे करते हैं। चलिए आज इसके आगे हम पढ़ना चालू करेंगे, और आज जो है वो हम सीखेंगे आगे, मजा आएगा। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे करके, ठीक है। देतीस का मतलब क्या होता है, दैट इज द भगवान, ठीक है, रमित देवी देवता करके, ठीक है। चलिए तो अब अपन आज आप टॉपिक हेडिंग दे दीजिए सबसे ऊपर नए पेज पे। अगर आपके पास आधा पेज या आधे से कम है तो आप नए पेज पे जाएंगे, बट अगर आधे से भी कम पेज भरा है तो आप उसी पेज पे रहेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर 12 मंथ से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर कभी भी 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 12 महीने का प्रीवियस ईयर हो सकता है, 12 महीने से कम भी हो सकता है अगर बिजनेस नया चालू किया है, या फिर इसी साल में आपने अगर क्या किया है, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आया है। तो चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज। तो आपके पास अगर पेज है वो हाफ या हाफ से ज्यादा भर चुका है तो आप अगले पेज पे लिखेंगे, बट अगर हाफ से कम भरा है तो आप उसी पेज पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिए आप सबसे ऊपर, हेडिंग दीजिए आप सबसे ऊपर। हम सीख रहे हैं आज टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ये आपके लिए असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 22-23, या मैं बोल सकता हूं प्रीवियस ईयर 21-22। इस साल में जो आप इनकम कमाएंगे उस पर टैक्स कैसे लगेगा, क्या लगेगा, वो सब चीजें आज अपन सीखने वाले हैं।
यहां पे आप लिख लीजिए ब्रैकेट में जनरल टैक्स रेट आज अपन पढ़ेंगे, जनरल टैक्स रेट। ब्रैकेट में लिख लीजिए जनरल टैक्स रेट। कैलकुलेटर आज आपके पास होना चाहिए। कुछ स्पेशल टैक्स रेट होती है, कुछ जनरल टैक्स रेट होती है। आज अपन जनरल टैक्स रेट के बारे में सीखने वाले हैं, जनरल टैक्स रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखिए रोमन में ऐसा 1 करके लिख लीजिए या, और लिखिए इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्लैश HUF स्लैश AOP स्लैश BOI स्लैश आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। लिखिए इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्लैश HUF स्लैश AOP स्लैश BOI स्लैश आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो देखिए मैंने क्या लिखा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इसके अंदर फिर वापस पॉइंट नंबर A करके लिखिए, और वापस ये का ये लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्लैश HUF स्लैश AOP स्लैश BOI स्लैश आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और ब्रैकेट में लिख लीजिए रेजिडेंट स्लैश नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों लाइनें सेम ही लिखी है। ऊपर वाले में लिखा है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। उसके अंदर फिर लिखा इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। चलिए अब इसमें लिखेंगे, अगर ये इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में सर टैक्स रेट क्या रहती है। तो देखिए, अगर इनका जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम का मतलब होता है नेट टैक्सेबल इनकम, जो लास्ट में इनकम आता है वो सब पांचों ऐड की टोटल डिडक्शन लेने के बाद टोटल इनकम अगर अप टू 2,50,000 है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। टैक्स रेट है वो आपकी निल है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगता। इसको हम लोग बेसिक एग्जेम्पशन भी बोलेंगे कि भाई 2.5 लाख रुपया बेसिक एग्जेम्पशन है। और जो टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है अप टू आपका 5 लाख रुपए तक का इनकम है, उस पे आपको 5% की रेट से टैक्स लगेगा। 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है अप टू 10 लाख, उस पे आपको 20% की रेट से टैक्स लगेगा। और 10 लाख से ऊपर वाला जितना भी इनकम होगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। चलो इतना लिखना है आपको, साथ साथ में लिखो, इतना लिखिए। लिखिए लिखिए, इतना लिखिए। सॉरी, डन। ये आपका ए पॉइंट था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, अगर आपका अप टू 2,50,000 तक का इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 250 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%, ठीक है। चलो अब एक काम करिए, आप लिखिए बी पॉइंट यहां पे,
इसके बाद आप लिखिए बी पॉइंट, और बी पॉइंट में लिखिए इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। और यहां सीनियर सिटीजन का मतलब होता है, ब्रैकेट में आप लिखना रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 years or more in previous year। आप लिखिए रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 years or more in previous year। जो सीनियर सिटीजन होते हैं, दैट इज रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 years or more in previous year। इनके केस में गाइस जो टोटल इनकम है ना वो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है। इसकी जो टोटल इनकम है वो अप टू 3 लाख है, तो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, लिखिए निल। और ये 3 लाख को बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन, अभी समझेंगे। उसके बाद 3 लाख से जितना ज्यादा इनकम होता है अप टू 5 लाख, आपको 5% की रेट से टैक्स लगेगा। 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पर आपको 20% की रेट से टैक्स लगेगा। और 10 लाख से जितना भी ज्यादा इनकम रहेगा उस पर आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 years और मोर इन प्रीवियस ईयर। थोड़ी देर तुषार रुक जाइए, आपको जितना लिखवाया जा रहा है वो लिखिए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप जितना नहीं सोच रहे उससे ज्यादा मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए उसके बाद में सी पॉइंट लिखिए एक बार, इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 80 years और मोर इन प्रीवियस ईयर। रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 80 years और मोर इन प्रीवियस ईयर। इनके केस में लिखिए टोटल इनकम इनका अप टू 5 लाख है, तब तक कोई टैक्स नहीं लगता। और 5 लाख को यहां बोलेंगे हम बेसिक एग्जेम्पशन। उसके बाद में टोटल इनकम जो 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक का जो इनकम है उस पे टैक्स आएगा 20% के रेट से। और 10 लाख से जितना ज्यादा इनकम है उस पे आएगा 30% के रेट से। कॉपी करिए इतना। यस पीपल, चलो अब आप मेरी तरफ देखिए थोड़ी देर। देखिए हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं कोमल आज टैक्स रेट के बारे में। सर एक बात बताओ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओ, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में कैसे टैक्स रेट लगती है, क्या टैक्स रेट लगती है, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओ, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले ये लोग रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अब आप बोलोगे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्या होता है, आपको सिखाएंगे आगे जाके। हम आपको सिखाएंगे कि अगर कोई भी पर्सन है वो इंडिया में पूरे साल में मिला के 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है तो वो रेजिडेंट बनता है।
लेकिन अगर उससे कम रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट बनता है। अब वो नॉन रेजिडेंट जैसे इंडिया के जो बाहर रहते हैं दैट इज नॉन रेजिडेंट, और इंडिया के अंदर जो रहते हैं 182 डेज या उससे ज्यादा उसको हम बोलेंगे रेजिडेंट। वो अलग ही टॉपिक है, हम अलग टॉपिक में उसको सीखेंगे। तो देखिए, अगर इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मीन्स अप टू 2,50,000 तक देयर इज नो टैक्स एट ऑल, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन। 2.5 लाख से जितना ज्यादा इनकम होगा, मीन्स 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। तो इसको कैसे बोलेंगे समझने की कोशिश करना। इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अप टू 2,50,000 डैश पे डैश देयर इज नो टैक्स। 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक चीज समझना, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है अपने प्रीवियस ईयर में। जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 21-22 में जिसने अपना एज 60 साल या उससे ज्यादा हो चुका है उसको हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन। और वो सीनियर सिटीजन के केस में हम बेसिक एग्जेम्पशन थोड़ा ज्यादा देंगे कि चलो तुमको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख की इनकम है, वो बेसिक एग्जाम्पशन है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 3 लाख से ऊपर और 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। तो कैसे बोलेंगे? अप टू 3 लाख बेसिक एग्जाम्पशन देयर इज नो टैक्स, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक चीज समझना, सुपर सीनियर सिटीजन। अब खुशी, ये सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जो ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है प्रीवियस ईयर में, वो लोग जो है उनके केस में अप टू 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन है। मींस 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। सो एक बार अब अपन सबको साथ में बोलेंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, व्हाट इज द टैक्स रेट? अप टू 2,50,000 डैश पे डैश 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। In case of the senior citizen, that is resident individual age 60 years or more. So in case of resident senior citizen, up to 3 lakh there is no tax dash पे dash, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%। उसके बाद में सुपर सीनियर सिटीजन, resident individual age 80 years or more, that is super senior citizen up to 5 lakh there is dash पे dash, there is no tax, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%। अब एक चीज समझना, यहां कुछ इंटरेस्टिंग कैच है जो ध्यान देना आप। मैंने यहां पे जो लिखवाया ना सीनियर सिटीजन के केस में एंड सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है रेजिडेंट। देखिए, आप अपनी बुक में भी आपने यही लिखा है रेजिडेंट, आपने यहां पे रेजिडेंट वर्ड लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसका एज कितना भी हो, वो सीनियर सिटीजन नहीं बन सकता। मैंने क्या बोला? अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, उसका एज कितना भी हो, वो सीनियर सिटीजन नहीं बनेगा। उसके लिए हमेशा टैक्स रेट है वो ये वाली ही रहेगी। अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है जिसका एज कितना भी हो, वो कभी भी सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने यहां सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में यहां रेजिडेंट वर्ड यूज किया है। यहां रेजिडेंट वर्ड यूज किया है। इसका मतलब जैसे मान लो एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर होबो, और होबो जो है वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। इंडिया का रेजिडेंट नहीं, बाहर का है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है? बाहर का रेजिडेंट है, इंडिया का नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है। और उस बंदे की जो उम्र है वो एज मान लो 72 ईयर्स है, और उसको इंडिया से कुछ इनकम होती है। आपसे बोला है टैक्स निकालो। आप टैक्स निकालने के लिए कौन सा वाला बेसिक एग्जेम्पशन लोगे? क्या ये 3 लाख वाला लोगे? ना बाबा ना, आपको यही वाला बेसिक एग्जेम्पशन यूज करना है जो 2,50,000 वाला था। वो 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से 5 लाख तक है वो 5%, फिर 5 to 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%।
क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना, या सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन तभी बनेगा जब वो रेजिडेंट इंडिया का होना चाहिए। रेजिडेंट है तो उसको हम सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, भले उसका एज है वो 80 ईयर्स हो गया है मुकुंद, उसके केस में भी उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, एक बड़ी ट्रिकी बात आती है, इधर देखना सब लोग, इधर देखना, हाँ मजा आएगा आपको। इधर देखिए, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है बाबूजी, ये एक बंदा है, इसका फोटो बनाते हैं। ओ ओ ओ, वाह कितना गोल, वाह। यस, इनके हाथ में एक चड़ी भी है क्योंकि इनकी एज ज्यादा है ना। हाँ ये चड़ी है, इनका नाम है बाबूजी। अब एक बात समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है यहां पे, समझना, लिखवा लूंगा बाद में, अभी देखना आप। बाबूजी जो है वो, बाबूजी का बर्थ हुआ था, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो था, डेट ऑफ बर्थ जो डीओबी बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ था 1 अप्रैल 1962। 1962 को उनका बर्थ हुआ था, बड़ा पुराने है बाबूजी। अब एक चीज समझना मुझे, इधर देखना, समझने की कोशिश करना। 1 अप्रैल 1962 का बाबूजी का बर्थ हुआ था। अब एक बात बताइए मुझे, ये बाबूजी अपना 60th बर्थडे कब सेलिब्रेट करेंगे? तो मैं बोलूं ये अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 60th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे कब? 1 अप्रैल 2022 को करेंगे। इस दिन अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कब बोलेंगे? 1 अप्रैल 2022 को। अब मुझे एक बात बताइए, हम सीनियर सिटीजन कब मानते हैं? जब हमारा वाला जो प्रीवियस ईयर है, हमारा वाला प्रीवियस ईयर, ये वाला जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 21-22 कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल 2021 से लेके और 31 मार्च 2022 तक चलेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी पर्सन जो है वो पर्सन इस पर्टिकुलर ईयर में सीनियर सिटीजन बन जाता है, इस पर्टिकुलर ईयर में कोई सीनियर सिटीजन बन जाता है, तो हम उसके लिए हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट देंगे इस साल। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये जो बाबूजी है ये अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट 1 अप्रैल 2022 को करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप बर्थडे सेलिब्रेट कौन सी डेट को करते हैं? जिस दिन आप लोग केक काटते हैं उस दिन। मतलब अपना एक बात बताओ, फॉर एन एग्जांपल, मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर है, तो मैं केक कब काटूंगा? 10 दिसंबर को ही काटूंगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पे ये है कि सर ये 60th बर्थडे सेलिब्रेट इस दिन कर रहे हैं, मींस यहां पे इस दिन कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को, इस दिन वो अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे यह हुआ कि सर एक बात बताइए, ये 60 इयर्स का एज कंप्लीट हुआ कब माना जाएगा? 1 अप्रैल 2022 को, मींस जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, ये 1 अप्रैल 2022, इस दिन 60 इयर्स हो गए, या फिर 60 इयर्स लास्ट डेट को ही हो गए थे 31 मार्च 2022। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप यह बोलते हो कि नहीं नहीं सर 60 इयर्स कंप्लीट है वो 1 अप्रैल को ही होंगे, तो फिर इस साल वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो फिर इस साल वो सीनियर सिटीजन नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि ना सर ना, यहां पे तो 60 इयर्स 31 मार्च को ही कंप्लीट हो गए, तो उस केस में फिर ये सीनियर सिटीजन है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि सर आप मुझे यह बता दीजिए कि ये बंदा जो है वो इस साल में सीनियर सिटीजन है या नहीं है। आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये बंदा जो है वो इस साल में सीनियर सिटीजन है या नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए बस। चलिए बता दीजिए, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं।
आप मुझे बताएंगे कि इस साल में यह बंदा सीनियर सिटीजन बन गया या नहीं बना। सब लोग बोल रहे हैं सर नहीं सर, इस साल सीनियर सिटीजन नहीं बना। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं कि नहीं सर बन गया सर, सीनियर सिटीजन बन गया इस साल। तो इस साल ये सीनियर सिटीजन बना या नहीं, क्योंकि हम तो ये बोलते हैं सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हो गया प्रीवियस ईयर में, तो अपना प्रीवियस ईयर है वो ये वाला प्रीवियस ईयर, ये वाला पीरियड। तो क्वेश्चन ही आता है कि इस साल में ये 60 ईयर्स का हो गया या नहीं हुआ, 60 ईयर्स का हुआ या नहीं हुआ। देखो बर्थ हुआ था वो 1 अप्रैल 1962 को हुआ था, और ये अपना बर्थडे 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑन द 1 अप्रैल 2022 यहां पे। तो 60 इयर्स कब कंप्लीट हुए माने जाएंगे, जिस दिन आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो उसी दिन या उसके पिछले दिन। चलो आपके केस में बताता हूं। आप मान लो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, अपना 17th बर्थडे, अब तो 17th के तो कोई रहे नहीं होंगे, 17th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, आपका जन्मदिन आता है 10 दिसंबर को। तो केक तो 10 दिसंबर को काटते हो, बट आपने 17 साल पूरे किए, वो 10 दिसंबर को किए या 9 दिसंबर को कर लिए थे? 10 दिसंबर को आपने 17 साल पूरे किए या 9 दिसंबर को किए? एक बात बताऊं, ये इतना इजी था नहीं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, आप पर्टिकुलर एज जो है वो उसके पिछले दिन कंप्लीट कर चुके हो। आप जो पर्टिकुलर एज है वो आरिफ आप पिछले दिन कंप्लीट कर चुके हो, और उस केस में आपको इस एग्जाम्पल में हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, और उसके बाद में एक अपना सीबीडीटी जो होता है, जो इनकम टैक्स को संभालते हैं सीबीडीटी वाले, उन्होंने एक ऐसा सर्कुलर भी निकाला, और सर्कुलर निकाल के बोला कि जब आपका 60th बर्थडे 1 अप्रैल 2022 को पड़ रहा है, तो भी आप जो 60 इयर्स का एज है वो माना जाएगा आपने 31 मार्च 2022 को कंप्लीट कर दिया है। और उस केस में भैया इसी साल आपको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इस साल में आपको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे सीबीडीटी का कहना यह है कि देखो ईयर कब से कब तक चालू होता है। जैसे कभी अपन ईयर की बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखिए। जैसे मान लो 10 दिसंबर 2021 से आपको एक साल का टाइम काउंट करना है, तो एक साल कब कंप्लीट होगा? 10 दिसंबर से चालू किए थे, तो आपका एक साल कंप्लीट होगा 9 दिसंबर 2022 को, 9 दिसंबर को कंप्लीट होगा। मैं बता दूं यहां पे 9 दिसंबर को हमेशा कंप्लीट होगा एक साल। अगर मान लो एक साल का पीरियड आपको लेना है, तो एक साल कब कंप्लीट होगा? 10 दिसंबर से काउंट करोगे तो 9 दिसंबर को एक साल कंप्लीट हो जाएगा। 9 दिसंबर है, वो 9 दिसंबर को यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके केस में इन्होंने बोला कि देखिए एक साल कंप्लीट 9 दिसंबर को हो जाता है ना, तो यहां पे जब इसका बर्थ हुआ था 1 अप्रैल 1962 को, तो यहां पे आपका ये कंप्लीट होंगे 60 इयर्स, वो तो हो जाएंगे ना 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 को बोलेंगे ना 60 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो ऐसा माना जाएगा कि इसी साल में आपके 60 इयर्स या उससे ज्यादा का एज हो चुका है, और आपको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यहां पे सीबीडीटी ने भी बोला, एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला हुआ है। उसके साथ साथ में एक और बात बताऊं मैं आपको, अगर मान लो ये 80 इयर्स वाला केस होता, तो हमेशा ये 80 इयर्स वाला केस भी तो हो सकता था, क्योंकि अगर मान लो किसी का बर्थ हुआ था वो 1 अप्रैल 1942 को हुआ, तो 1 अप्रैल 1942 को जब बर्थ हुआ था, तो 80 इयर्स कंप्लीट कब होंगे? 80 इयर्स जो सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे वो 1 अप्रैल 2022 को करेंगे, तो भी ये माना जाएगा कि आपका 31 मार्च 2022 को आपने पर्टिकुलर 80 इयर्स का एज कंप्लीट कर दिया है, और आपको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए करके, ठीक है। चलिए एक काम करिए, आप लिखिए जैसा मैं आपको लिखवाता हूं।
जैसा मैं आपको लिखवाता हूं वैसे आप लिखिए। आप ये लिख चुके थे, उसके बाद में आप लिखिए वहीं पे। ये एक सीबीडीटी का सर्कुलर है, ठीक है। सीबीडीटी का सर्कुलर मतलब डिपार्टमेंटल पर्पस के लिए होता है, बट अपने फायदे का सर्कुलर है तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। जो अपने फायदे का होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। सर्कुलर जो होते हैं ना, वो कभी भी एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होते। आप लोगों को ऐसे मानना ही ऐसा नहीं है, ठीक है, बट भैया जो अपने फायदे के सर्कुलर है उसको तो हम मानेंगे ना। तो चलिए लिखिए, जैसा मैं लिखवाता हूं, जैसा मैं आपको लिखवाता हूं, यहां पे आप एक नोट डाल के लिख सकते हैं। नोट लिखिए, if any individual celebrating means manana, celebrating his 60th / 80th birthday, 60th / 80th birthday on 1st April 2022, on 1st April 2022, then it is treated that he has completed, age of 60 years, then it is treated that he has completed age of 60 years / 80 years on 31st March 2022, 60 years / 80 years on 31st March 2022, 31st March 2022, and he is eligible for higher basic exemption for previous year 21-22. He is eligible for higher basic exemption for previous year 21-22. अब आप लिख लीजिए, जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं किसी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद वापस लिखिए आगे नेक्स्ट लाइन में डेट ऑफ बर्थ, और इस साल में बेसिक एग्जाम्शन कितना मिलेगा। इस साल की इनकम जब पे टैक्स लगाओगे तब अगर 1 अप्रैल 1962 को बर्थ हुआ था तो इस साल 3 लाख का बेसिक एग्जाम्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 अप्रैल 1942 को हुआ था तो इस साल का 5 लाख का बेसिक एग्जाम्शन मिलेगा। चाहिए तो ऐसा ब्रैकेट में लिख लो कंप्लीटेड एज ऑफ 60 years on 31st March 2022, और यहाँ पे completed age of 80 years on 31st March 2022। चलो कॉपी करिए, इतना आप कॉपी करिए। कर दिए कॉपी, कर दिए, यस सर। डन बोलिए, डन डन डना डन 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 सर। चलिए अब एक चीज समझना, उसके बाद अपन ने अभी तक टैक्स सीखा। अब ये जो टैक्स आता है ना बेटा, इस टैक्स में आपको सरचार्ज भी ऐड करना पड़ता है।
ये जो टैक्स आता है, टैक्स कौन सी रेट से लगेगा, ये रेट्स अपन ने टैक्स रेट देखी, इसमें आपको सरचार्ज भी ऐड करना पड़ता है। अब ये सरचार्ज कैसे ऐड करेंगे समझने की कोशिश करना। चलिए, तो अगले लाइन में आप लिख लीजिए, सीधा हेडिंग दे दीजिए ऐसा छोटा सा, सरचार्ज। अब आप बोलोगे ये सरचार्ज क्या होता है? देखिए, सरचार्ज जो होता है ना, जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, जो लोग अमीर लोग होते हैं, जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स और भरना पड़ता है, और उस एक्स्ट्रा टैक्स को बोला जाता है सरचार्ज। मींस टैक्स तो लगेगा ही, उस टैक्स पे और सरचार्ज लगेगा। बट ये सरचार्ज किसको लगता है, कैसे लगता है, वो समझने की कोशिश करना। ये उनको लगता है जो ज्यादा पैसे कमाते हैं। आप मेरे जैसे गरीब लोगों को सरचार्ज नहीं लगता, ये उनको लगता है जो ज्यादा पैसे कमाते हैं उनको सरचार्ज लगता है। तो समझना, सरचार्ज कितना लगेगा कि सबसे पहले अगर आपका जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम अगर आपका अप टू 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। जो टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। मींस कुछ एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, जो नॉर्मल टैक्स लगता है वही लगेगा। लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा है तो देखिए सरचार्ज लगता है। कैसे लगेगा? तो आपको 10% ऑफ टैक्स, 10% ऑफ टैक्स लग जाएगा सरचार्ज, इफ टोटल इनकम जो है आपका, दैट टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs अप टू 1 करोड़। मींस आपका टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा कमाया पूरे साल में मिला के, तो आपको 10% की रेट से सरचार्ज लगेगा। टैक्स जो होगा ना, टैक्स पे वापस 10% और आपको ऐड करना पड़ेगा सरचार्ज। बहुत सारे आज क्वेश्चन करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर आपका जो टोटल इनकम है, वो टोटल इनकम आपका 1 करोड़ से अगर ज्यादा है, किससे? 1 करोड़ से ज्यादा है, रुकिए आप, और अप टू 2 करोड़ तक है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 15% की रेट से। 15% जो टैक्स आएगा उस पर 15% और आपको ऐड करना है। उसके बाद में अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 5 करोड़ है, तो उस केस में बेटा आपको जो सरचार्ज लगेगा ना, वो 25% लगेगा। और अगर आपका जो टोटल इनकम है वो 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है साल का, बहुत अमीर लोग हैं जो 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, तो उन लोगों के केस में सरचार्ज लगेगा वो 37% लगेगा। कितना लगेगा? 37% लगेगा। और बेटा जो टैक्स आया उसमें आपने सरचार्ज ऐड किया, सरचार्ज ऐड करने के बाद आपको एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगता है। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4% ऑलवेज ऑन टैक्स। जो टैक्स आएगा उसमें आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% और लेना है, ऑलवेज ऑन टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। मीन्स सरचार्ज ऐड कर दो, पहले टैक्स में सरचार्ज ऐड करो, फिर उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप 4% की रेट से आप और ऐड कर देंगे, तो आपका यहां पे टोटल टैक्स मिल जाएगा। चलो इसको कॉपी करिए, आप इसको कॉपी करिए। देखियो सरचार्ज की रेट क्या है। 50 लाख से ज्यादा इनकम अप टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ तक इनकम है 15%, 2 करोड़ से ज्यादा इनकम है अप टू 5 करोड़ है 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो आपका 37% की रेट से सरचार्ज है। और उसमें फिर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है वो और जोड़ना है। आज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। इसके बाद आप एक और नोट लिखेंगे। ये बोलता है आप तो 37% सरचार्ज देते होंगे। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता, हम सरचार्ज नहीं देते, हम बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट लेते हैं 2.5 लाख रुपए का। हमारी इनकम 2.5 लाख तक ही है। हाँ, वैष्णवी बोलती है कि सर ये रेट क्या हर साल चेंज होती है? आंसर इज यस, बजट आता है, बजट में चेंज होती है ना। बहुत बार आप बजट में देखते हो इस बार इतनी टैक्स में छूट मिली, इतने लोगों को टैक्स नहीं भरना है, वो आता है ना। तो ये सब रेट कहां दे रखी है? ये फाइनेंस एक्ट में दे रखी है। आप मुझे पूछोगे कि ये सर रेट सब कहां दे रखी है? ये सब फाइनेंस एक्ट में दे रखी है।
अब आप मुझे पूछोगे सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या सबको लगेगा भले आपका इनकम 5 लाख 10 लाख है? आंसर इज यस। देखो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना, वो तो ऑलवेज लगेगा ही लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो विवेक ऑलवेज लगेगा ही लगेगा करके, ठीक है, वो तो लगेगा ही लगेगा भले आपका इनकम कितना भी हो। सरचार्ज तभी लगता है जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। सरचार्ज किस पे कैलकुलेट करते हैं आज करेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, आप सब करेंगे, ठीक है। सर हर साल के रेट्स याद रखने होंगे? पागल हो क्या, तुमको तुम्हारे वाले याद रखने पड़ेंगे, ये वाले। गोविंद ने बोला कि सर किसी का इनकम 5 करोड़ से ज्यादा वो 71% भरेगा। नहीं, 71% नहीं भरता, 42 पॉइंट समथिंग भरता है, क्योंकि 30% अगर आप टैक्स रेट ले लेते हो और उस पर आप सरचार्ज 37% लेते हो, फिर 4% जोड़ते हो, तो 42 पॉइंट समथिंग आता है, उतना टैक्स भरना पड़ता है। आएगा आएगा, सब आएगा। किसी ने बोला कि विकास बोलता है कि सर ये तो लास्ट ईयर भी सेम ही रेट थी। आंसर इज यस, लास्ट ईयर भी सेम थी, इस साल भी सेम है, कोई चेंज नहीं है, हो सकता है अगले साल चेंज कर दे। चलिए अब यहां पे आप एक नोट लिखिए, जैसा मैं आपको लिखवाता हूं, लिखिए जो टोटल इनकम आपका आता है, टोटल इनकम एंड आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ, लिखिए टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10, मीन्स आपको 10 रुपए में राउंड ऑफ करना है। ये हेल्थ एंड एजुकेशन से सबको लगेगा? आंसर इज यस, सबको लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भैया सबको लगने वाला है करके, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो सबको लगने वाला है। टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं यहां पे। जैसे मान लो आपका टैक्स अमाउंट है 26,332, तो आप कितना लोगे? 26,330 ले लेंगे। अगर मान लो ये 26,335 होता तो 26,340 लेते। 26,338 है तो आप कितना लेंगे? 26,340 लेंगे। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलग से क्यों लेते हैं, है ना? देखो जो टैक्स आता है ना, टैक्स गवर्नमेंट के पास, उसका कोई भी यूज हो सकता है। मैं बताता हूं, इतिशा रुक जा थोड़ी देर, हाँ मेरी बात बताओ, मैं आपको बताऊं, ये जो है ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलग क्यों लेते हैं? क्योंकि जो टैक्स आता है ना वो टैक्स का यूज कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐसी चीज होती है ना जिसका गवर्नमेंट यूज है वो सिर्फ हेल्थ के लिए कर सकती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, हेल्थ के लिए एंड एजुकेशन के लिए। तो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ये पैसे का यूज होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। चलिए अब अपन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, अब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए आप। कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए आप। चलिए अब अपन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला एग्जाम्पल आप लिखिए। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला एग्जाम्पल आप लिखिए, और उसका मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है आपके साथ साथ, हम दोनों लोग साथ में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखिए, अभी समझ में आ जाएगा। आराध्या रुक जा थोड़ी देर बेटा। चलिए तो लिखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए। टोटल इनकम, लिखिए टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बीबी, मिस्टर बीबी ब्रैकेट में लिखिए एज 32 ईयर्स,
total income of Mr. BB, age 32 years, is रुपीज 15,60,000. इतना टोटल इनकम है. कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, या ऐसा बोल सकते हो प्रीवियस ईयर 21-22. असेसमेंट ईयर 22-23 एंड प्रीवियस ईयर 21-22. इसके लिए आपको टैक्स निकालना है. तो देखिए टैक्स कैसे निकालेंगे. एक बार चाहिए तो आप देख लीजिए, बाद में कॉपी कर लेना. एक बार चाहिए तो आप देख लीजिए, बाद में आप कॉपी कर लेना. ठीक है, चलिए तो हम यहां पे चालू करते हैं. एक बार इधर देख लीजिए. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे. तो टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए पहली चीज तो एक बात बताओ, क्या ये सीनियर सिटीजन है. आंसर इज नो. सीनियर सिटीजन उसको बोलता है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज है वो आपका 60 ईयर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर में. इसका एज तो 32 ईयर्स है, तो ये सीनियर सिटीजन तो है नहीं. इनकम कितना है 15,60,000. तो 15,60,000 है. अब एक बात समझना, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे टैक्स, समझने की कोशिश करना. तो सबसे पहले मैं इस पे स्लैब रेट से टैक्स निकालूंगा. तो जो भी आपका अप टू 2,50,000 तक का इनकम है उस पे मैं बोलूं कोई भी टैक्स नहीं आएगा. डैश पे डैश. अप टू 2,50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं. उसके बाद जो 2,50,000 से लेके और आपका जो 5 लाख तक का इनकम है उस पे आपको 5% की रेट से टैक्स लेना पड़ेगा. 12,500 आएगा. एक बात बताओ, ये 12,500 कैसे आया समझना. देखो 2.5 लाख से लेके 5 लाख का डिफरेंस कितना होता है. तो 5 लाख माइनस आप 2.5 लाख कर दीजिए तो 2.5 लाख का डिफरेंस होता है 2,50,000 का डिफरेंस. 2,50,000 पे आप 5% की रेट से कैलकुलेट करिए, इट्स 12,500. उसके बाद आपका 5 लाख से लेके और अप टू आपका 10 लाख तक का जो इनकम है उस पे आपका टैक्स कितना आएगा 20% की रेट से. तो देखिए 5 लाख टू 10 लाख जो है, 5 लाख टू जो 10 लाख है उसका डिफरेंस कितना है. 5 लाख टू 10 लाख का डिफरेंस इज बेसिकली 5 लाख टू 10 लाख का डिफरेंस इज 5 लाख. 5 लाख पे आप 20% कैलकुलेट करिए. तो 5 लाख पे आप 20% कैलकुलेट करेंगे, इट्स कम्स टू द 1 लाख रुपीज आया. अब एक बात बताइए, आपका 10 लाख से ज्यादा इनकम है. आंसर इज यस. तो 10 लाख से जितना ऊपर है और कब तक जाएंगे आप 15,60,000 तक जाएंगे. तो मैं बता दूं 5,60,000 है यहां पे. तो 5,60,000 का 30% कम्स टू द आपका कितना आ जाएगा 1,68,000 है. सो यहां आपका टोटल टैक्स कितना आया. अब आप मुझे बताइए, बड़ा सिंपल है. तो 15,60,000 से 10 लाख का डिफरेंस कितना 5,60,000 और 5,60,000 पे आपने कितना लिया 30% ले लिया. तो आपका आ गया 1,68,000. मैं बताऊं टोटल आपका हो जाएगा 2,80,500. 2,80,500. मुझे एक बात बताओ, क्या यहां सरचार्ज लगेगा क्या. इधर देखो इधर देखो बाबा बाबा बाबा. सरचार्ज तब लगता है जब आपकी इनकम 50 से ज्यादा है. 50 से ज्यादा और 1 करोड़ तक होती तो 10% सरचार्ज लगता. 1 करोड़ से 2 करोड़ इनकम होती तो उस केस में 15% सरचार्ज लगता. 2 करोड़ से 5 करोड़ होती 25% सरचार्ज लगता. 5 करोड़ से ज्यादा होती 37% सरचार्ज लगता. एक बात बताओ, यहां तो आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं आएगा. नो सरचार्ज. यहां पे कोई भी सरचार्ज नहीं आएगा. तो मैं बोलूं इसमें ऐड में ऐसा लिख लेता हूं कि ऐड सरचार्ज, बट यहां पे लिख लूंगा निल. तो यह आपका हो गया 2,80,500. अब इसमें मुझे ऐड करना है, ऐड हेल्थ एजुकेशन सेस @4%. इतना आप लिख लोगे HEC चलेगा. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%. सो 2,80,500 मल्टीप्लाई बाय 4%, इट्स कम्स टू द 11,220, 11,220. So here your net tax payable comes to the 2,91,720. That is net tax payable. Net tax payable. Done. Just copy down this part. Just copy down. इसको copy करिए फटाफट. copy करिए इसको.
हेलो। यस, आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 1 करके बताएंगे क्या? आपके पास अभी बुक नहीं रहेगी, डोंट वरी, मैं यहीं पे शो कर रहा हूं ये बुक को। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 करके बताइए, और मुझे इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये करके बताइए कि मिस्टर एक्स एज अ टोटल इनकम 12 लाख का उसका इनकम है, कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलरी इनकम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमको मतलब नहीं, हमको टोटल इनकम से मतलब है, वो कितना है? 12 लाख है। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपको क्या करना है? असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपको टैक्स निकालना है। अज्यूम करो उसका एज 45 ईयर से, तो क्या होगा टैक्स लाइबिलिटी? 63 ईयर से तो क्या होगा टैक्स लाइबिलिटी? और 82 ईयर से तो क्या होगा टैक्स लाइबिलिटी? वो आपको बताना है। अज्यूम दैट मिस्टर एक्स नॉट ऑप्टेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। ये 115 बीएसी क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। 115 बीएसी अपन पढ़ लेंगे, अपन थोड़ा इसको लेटर पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी आपको पढ़ाऊंगा 115 बीएसी तो आपको समझ में नहीं आएगा। 115 बीएसी करके एक नई सेक्शन आई है जो ऑप्शन देती है, क्या आप ये जो टैक्स रेट जो हमने स्लैब रेट पढ़ा ना, इसकी जगह आप दूसरे स्लैब रेट ले सकते हो। उसमें बहुत सारे स्लैब रेट है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, इतने सारे स्लैब रेट है करके, ठीक है। कि वो स्लैब रेट चाहो तो आप ले सकते हो, ऐसा उसमें दे रखा है। अभी अपने को वो नहीं पढ़ना है, वो अपन जब टाइम आएगा तब अपन पढ़ लेंगे। इन्होंने बोला है कि वो ये 115 बीएससी नहीं ले रहा, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अब इसमें मेरी एक एजम्पशन रहेगी कि मिस्टर एक्स है ना, ये रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है, क्योंकि रेजिडेंट है तो ही वो सीनियर सिटीजन बनेगा और सुपर सीनियर सिटीजन बनेगा। तो आप मुझे फटाफट आप अपनी बुक में अब एक और चीज समझना, हाँ, आपके पास अभी तक आज तक बुक नहीं रहेगी, लेकिन आपके पास बुक कल परसों आ जाएगी। जब भी आपके पास बुक आती है ना, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखोगे, आपको कैसे लिखना है। अपनी नोटबुक में आप कैसे लिखोगे, जहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अपनी नोटबुक में आप ऐसे लिखोगे, कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझना। ये जैसे अपनी बुक का पेज नंबर 1 है, आपकी जो बुक है इस बुक का पेज नंबर 1 है, और पेज नंबर 1 है, तो आप वहां पे कैसे लिखोगे समझने की कोशिश करना। वहां पे आप कैसे लिखोगे अपनी नोटबुक में? नोटबुक में आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 1, आप ऐसा लिख के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 1। अब जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो अपनी नोटबुक में, तो नोटबुक में आप ऐसा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 और वहीं पे लिखेंगे पेज नंबर 6। मींस आपको क्रॉस रेफरेंस देना है हमेशा, जिससे आपको पता होना चाहिए। और यहां पे तो आपने ये लिखा करके, ठीक है, किसमें? नोटबुक में। फिर आप यहां पे क्या लिखोगे? यहां जब आप क्वेश्चन नंबर 12 पे टिक मारोगे, तो यहां आप अपना पेज नंबर लिखेंगे नोटबुक का। मींस आप ऐसा लिखेंगे, पेज नंबर नोटबुक का कौन सा है, तो पेज नंबर नोटबुक का मान लो 56 पेज नंबर है, तो आप यहां पे लिखेंगे ये 56 पे किया हुआ है, जिससे लास्ट डेट पे है ना बड़ा इजी हो जाता है रिवाइज करना, सब चीजें बहुत ही इजी हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको कुछ सेलेक्ट क्वेश्चन करके देने हैं लास्ट में कि ये क्वेश्चन है, आपको लास्ट डे पे देखने जाने हैं, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व कहां किया हुआ है। ऐसा ना लगे कि अपन सॉल्व भूलते रह जाए, ठीक है, ढूंढते रह जाए, किसी और से मांगे अरे तूने कॉपी किया था क्या, वैसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो चलिए, ऐसा हमेशा आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट करके मुझे बता दीजिए, और तीनों का मुझे आंसर बता दीजिए। बड़ा सिंपल है कि 12 लाख रुपए की इनकम है, कितना टैक्स आएगा करके, ठीक है। अगर 45 ईयर्स एज है तो कितना, 63 ईयर्स एज है तो कितना, और 82 ईयर्स एज है तो कितना। फटाफट तीनों आंसर मुझे बता दीजिए। आंसर ए का कितना रहेगा, बी का कितना रहेगा, और सी का कितना होगा, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मुझे फटाफट बता दीजिए। मैं 4-5 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट बताइए मुझे।
बताइए, आंसर बताइए मुझे फटाफट। आंसर बताइए मुझे। ओ, ये लास्ट में 82 डेज नहीं है। ए भाई, ए भाई, ए भाई, यहां मिस्टेक है। लास्ट में 82 डेज नहीं है, इट्स 82 ईयर्स। ओ, गलती तो नहीं की ना। 82 ईयर्स का 82 डेज करोगे तो फिर पहले जैसे ही हो जाएगा 45 ईयर्स वाला। लास्ट में 82 ईयर्स है। लास्ट में 82 ईयर्स है, नॉट 82 डेज, इट्स 82 ईयर्स। चलिए मैं फटाफट कैलकुलेट करके बताऊं। तो पहले वाले में 2 लाख का 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4%। सो कैन आई से दैट आपका पहला आंसर आया होगा 179,400। ये पहले का आंसर है। या उसके बाद आपका दूसरे का 176,800, तीसरे का 166,400। डन। जिसके तीनों आंसर आ गए, जीनियस। जिसके तीनों आंसर आ गए, जीनियस वो लोग। चलिए अब एक और आप एग्जाम्पल लिखिए। तीनों ही आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। आप यहां पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखिए एक एग्जाम्पल। आप खुद ट्राई करेंगे क्या? चलो आप पहले खुद ट्राई करना, फिर मैं तो कराऊंगा ही। एग्जाम्पल नंबर 2, केस बी का क्या आया? केस बी का आपको बताया तो था बेटा, ये लिख ले कहीं पे आंसर चाहिए तो। 176,800। यस। अब एक काम करिए, एक एग्जाम्पल लिखिए और एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखिए टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी एज 62 ईयर्स। एज 62 ईयर्स ब्रैकेट क्लोज। एज 62 ईयर्स ब्रैकेट क्लोज। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी एज 62 ईयर्स। एज 62 ईयर्स is 64 lakh। 64 lakh। he is resident in previous year। वो रेजिडेंट है। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आप ट्राई करेंगे एक बार, पहले स्लैब से टैक्स निकालिए, सरचार्ज ऐड करिए। सरचार्ज कितना आएगा? 10% आएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4%। चलिए आप एक बार खुद ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूं। एक बार आप ट्राई करिए। सरचार्ज आएगा बिकॉज आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। 50 लाख से ज़्यादा है तो सीधा 10% जोड़ दो। जो टैक्स आता है उसमें सीधा 10% आप जोड़ दो। 10% यू हैव टू ऐड। चलिए ट्राई करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए। आंसर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सर, बहुत सारे आंसर आए बच्चों के।
सरचार्ज हमेशा कपिल टैक्स पे लगता है, टैक्स ले लो, टैक्स पे सरचार्ज ऐड करो। सबसे पहला आंसर आया 2069,080। सो पहला आंसर आपका 2069,080। दूसरा आंसर 1981,980, 1981,980। तीसरा आंसर 1979,120, 1979,120। उसके बाद एक और आंसर आया अरे रे रे, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं बट काफ़ी लोगों के सेम आंसर है, काफ़ी लोगों के सेम आंसर्स है। 1817,192 उज्जवल का आया, 1879,120। ये तो 1979,120 था, उसका क्या था? चलो एक बार मैं ही करा लेता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी। देखते हैं किसका सही है। अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा, डैश पे डैश, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, डैश पे डैश। अब एक चीज समझना, आपका 3 लाख से जितना भी ज्यादा रहेगा अप टू 5 लाख 5% टैक्स आएगा, दैट इज आपका 10,000। 5 लाख से जितना भी ज़्यादा रहेगा अप टू 10 लाख 20% सरचार्ज, 1 लाख। 10 लाख से जितना भी ज़्यादा रहेगा अप टू 64 लाख 30%, 16,20,000 आया, 54 पे। सोलह लाख 20,000, तो टोटल हुआ 17,30,000, 17,30,000। अब एक बात बताओ, सरचार्ज कभी भी ऐसे ऐड करना है, टोटल इनकम कितना है वो देखना है बस। देखो आपको सरचार्ज में फिर ऐसा स्लैब रेट नहीं लगता, सरचार्ज में स्लैब रेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 50 लाख तक नील, उसके ऊपर वाली इनकम पे ऐसा नहीं। सरचार्ज कैसे है ना, बड़ा सिंपल है कि अगर 50 लाख से ज्यादा इनकम है अप टू 1 करोड़ है तो सीधा 10% ले लो, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक इनकम है सीधा 15% ले लो, 2 करोड़ से 5 करोड़ इनकम है 25% ले लो, 5 करोड़ से ज्यादा है सीधा 37% ले लो। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सरचार्ज ऐड करना है 10%। तो जो भी आपका ये टैक्स आया इसमें आप ऐड करेंगे, ऐड सरचार्ज 10%। तो जो भी आपका 17,30,000 है उसका 173 आ जाएगा। टोटल कर दीजिए 1903, ऐड इसमें अब आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो ये आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल, आपका it comes to 76,120। ये राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। तो ये गलत, ये गलत, ये राइट, ये गलत। चलो बहुत बढ़िया, जिसका सही आंसर आया उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद सीधा आपका ब्रेक के बाद फिर अपन शानदार वाला एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद में ब्रेक। तो लिखिए एक और क्वेश्चन इसके बाद, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल 3 लिखिए, मिस्टर सैम एज 83 years is a non-resident Mr. Sam 83 years age. Mr. Sam is a non-resident 83 years age, having total income of rupees 1,20,30,000 1,20,30,000. Calculate tax liability for assessment year 22-23 मीन्स प्रीवियस ईयर 21-22। ये आपके लिए होमवर्क देना है इस क्वेश्चन का, आज होमवर्क देंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व सही करते हैं या नहीं, और साथ साथ में आपका ब्रेक भी। तो टोटल अपन 10 मिनट के बाद चालू करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और साथ में आपका 10 मिनट का ब्रेक भी, तो दोनों मिला के 10 मिनट, ठीक है। तो 3 मिनट आपको इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे और बाकी वाला आपके लिए ब्रेक वाला टाइम। चलिए फटाफट करके मुझे इसका आंसर बता दीजिए और बाकी ब्रेक, चाय वाय पी लीजिए। 10 मिनट के बाद हम कुछ अच्छा कंसेप्ट चालू करने वाले हैं, ठीक है। एक बार गोविंद देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। फटाफट ऐसा मत करिए गोपाल, गोविंद, जो भी पापा का नाम है या आपका नाम है, आई डोंट नो। चलिए तो आप एक काम करिए, फटाफट 10 मिनट का ब्रेक, और 10 मिनट के ब्रेक में ये क्वेश्चन भी आपको करना है।